पिछले पार्ट में हमने देखा था अपनी गर्लफ्रेंड के घर उसके पेरेंट्स से मिलने पहुंचा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली कोई और नहीं बल्कि मेरी पुरानी क्रशेज और एक्स गर्लफ्रेंड्स निकली। उसकी माँ वही अमीर बिजनेस वुमन थी जिन्हें मैं कभी इंप्रेस करने की कोशिश करता था। बड़ी बहन एक खतरनाक सोशलाइट थी, छोटी बहन मेरी पुरानी ऑनलाइन लव इंटरेस्ट और उसकी मौसी वो महिला थी जिन्होंने कभी मेरी नींदें उड़ा दी थी। किसी तरह बहाने बनाकर मैं अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन तभी मुझे पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन कई महीनों से एक रहस्यमयी लड़के के साथ ऑनलाइन रिलेशनशिप में थी। पहले तो मुझे लगा कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर उसकी कहानी सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जिस धोखेबाज बूढ़े आदमी की बात हो रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने ब्रेकअप के समय मजाक में जो झूठी कहानी बनाई थी वही अब उसके परिवार के सामने सच मानी जा रही थी। और सबसे बड़ी मुसीबत तब शुरू हुई जब मुझे पता चला कि उस लड़की ने मुझे ढूंढने के लिए देश के सबसे बड़े प्राइवेट डिटेक्टिव्स तक लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें मेरी लोकेशन का भी सुराग मिल चुका था और वो लोकेशन यहीं इसी इलाके के आसपास थी। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। उन्होंने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। मिल जाए तो अच्छा है, हमारी इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत की है, उस बूढ़े को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरे घुटने फिर जवाब दे गए और मैं दोबारा धम से नीचे बैठ गया। अरे अब क्या हुआ? अचानक कमर में दर्द उठ गया। वो मेरे पास से गुजरी, लेकिन उनकी नजर बार बार मेरी चाल पर जा रही थी। हाल ही में मेरी एक छोटी सी सर्जरी हुई थी, इसलिए चलने का तरीका थोड़ा अजीब लग रहा था। काफी समय से कोई वर्कआउट भी नहीं किया था, मसल्स भी पहले जैसे नहीं रहे थे। उन्हें हमेशा फिट और अच्छी फिजिक वाले लड़के पसंद थे। पहले तो हालत ये थी कि अगर मैं चुपके से केक का एक टुकड़ा भी खा लेता तो वो मेरी माँ की तरह कई दिनों तक डांट लगाती रहती और मुझे तरह तरह की हाई प्रोफाइल पार्टियों और इवेंट्स में घसीट कर ले जाती थी। मेरे दर्जनों कपड़े बदलवाए जाते थे और आखिर में चेहरा बनाकर कह दिया जाता, चलो आज के लिए इतना काफी है। खैर, मैं ये बातें जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं करता था। आखिर जो फायदे मिल रहे थे वो भी कम नहीं थे। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही थी, मुझे इस हालत में देखकर इन्हें चिढ़ जाना चाहिए था, फिर उनकी आंखें लाल क्यों हो रही थीं? रात में तुमसे बात करती हूँ, इतना कहकर वो गुस्से में लिविंग रूम की तरफ बढ़ गईं। वहाँ एक लड़की रो रो कर हंगामा कर रही थी। बस भी करो, अभी तक शर्मिंदगी कम हुई है क्या? मुझे तो सिर्फ शियाओबू भैया ही पसंद है, आप लोग मुझे जाने दीजिए, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। उन्होंने गुस्से में इधर उधर देखा, फिर मेरी कमर से बेल्ट खींच ली। एक बार फिर बोलकर दिखाओ, आप चाहे कितना भी डांट लें, मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। दिखने में वो लड़की बेहद मासूम और प्यारी लग रही थी, लेकिन जिद ऐसी थी कि किसी की सुनने को तैयार ही नहीं। ठीक है, जाओ, अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। आज अगर इस दरवाजे से बाहर गई तो समझूंगी मेरी कोई बेटी थी ही नहीं। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। बाहर पहले से ही इतने प्राइवेट डिटेक्टिव्स घूम रहे थे, कहीं सच में मुझे ढूंढ निकाला तो? लड़की गुस्से में सीधे बाहर जाने लगी। मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसे रोक लिया। सुनो, एक बात मानोगी? कभी ये सोचा है कि शायद वो तुमसे मिलने इसलिए नहीं आया क्योंकि हो सकता है वो दिखने में उतना अच्छा ना हो? लड़की ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मुझे तो वैसे भी अच्छे दिखने वाले लड़के पसंद नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही बुरा दिखने वाला लड़का पसंद है तो जीजाजी तुम्हें उससे भी ज्यादा बदसूरत लड़का ढूंढ देंगे। नहीं, मुझे कोई और नहीं चाहिए। मारो इसे और जोर से मारो, रुकना मत। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी बड़ी बड़ी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। वो बिल्कुल किसी नाराज और दुखी पप्पी जैसी लग रही थी। मेरा दिल तुरंत पिघल गया और मैं इतना तो समझ ही चुका था कि ऐसे लोगों को डांटने या मारने से कोई फायदा नहीं होता। मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। सोचो जरा, अचानक उसने तुम्हें बताया कि उसकी पहले शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं।